हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। स्टोरी की शुरुआत होती है किमरा के ऑब्जर्वेशन के बाद से। किमरा को ऑब्जर्व करने की वजह से वेजिटो सेक्टर 5 और सेक्टर 8 का एम्परर बन चुका होता है, जिसके वजह से गॉड किलर अपने न्यू थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है। गॉड किलर बोलता है कि मैं एक ही तरीके का गाना एंड डांस देख देख कर थक चुका हूँ, ये तो काफ़ी बोरिंग है मेरे लिए। वहीं पर दूसरी तरफ लूसीफ को ऐसा लग रहा है कि उसे मुझसे छुटकारा मिल चुका है। तुम बस रुको और देखते रहो डीमन। तभी यामुशी एकदम से बोलता है कि वेजिटो, अब वक्त आ चुका है कि यहाँ से जाने का। क्या तुम तैयार हो चुके हो? हमारे पास रिकवर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें हमारे सामने आने वाले खतरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि चुप रहो, आखिर तुम किस तरीके की रिकवरी की बात कर रहे हो? ये सारे डीमंस तो मेरे लिए बस खिलौने हैं। तुम खुद को मेरे साथ कंपेयर मत करो बेवकूफ़। आगे आने वाले सारे सेक्टर्स तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है हमारे लिए, खाली मेरे वक्त की बर्बादी है, और इस चीज़ को तुम बहुत जल्दी देख लोगे। तभी वेजिटो एकदम से अपना आर्म आगे की तरफ करता है। वेजिटो बोलता है कि ओपन पॉट होल और हमें जल्द से जल्द सेक्टर 7 पे लेकर चलो। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। 3rd ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पहले एंटर करता है इस पोर्टल के अंदर, और यामुशी के पीछे गॉड किलर होता है। पोर्टल से बाहर आते ही वो लोग सेक्टर 7 में पहुंच जाते हैं। सेक्टर 7 में कोई स्नो नहीं होता। वेजिटो पोर्टल से बाहर आने के बाद बोलता है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ यामुशी? इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वेजिटो एंड यामुशी के सामने एक बड़ा सा डोर होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी कासल का डोर है। वेजिटो बोलता है कि इस डोर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सेक्टर का थ्रोन इसके अंदर ही होगा। यामुशी बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, पर क्यों? इस तरीके के चीज़ के होने का पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये किसी तरीके का जाल हो सकता है हमारे लिए। तभी एकदम से वो जाइंट डोर ओपन होने लग जाता है। जैसे ही वो जाइंट डोर ओपन होता है, वैसे ही यामुशी बोलता है कि मुझे पता था। तभी उस डोर से एक डीमन बाहर आता है। वो डीमन बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है बॉयज़, मेरा नाम है रॉ, और मैं तुम्हारा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे चैलेंज का, डीमन एम्परर बनने के लिए। इस डीमन का साइज़ बाकी सारे डीमन एम्परर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यामुशी बोलता है कि पहले तो वो पॉट होल, वो एकदम से हमें इस कैसल के दरवाजे के सामने पहुंचा देता है, और ऊपर से डीमन एम्परर भी हमारा इंतज़ार कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई दूसरे शख्स का हाथ तो नहीं है? तभी वो डीमन एम्परर एकदम से बोलता है कि गॉड किलर, मैंने तुम्हारे बारे में कितना कुछ सुना था, पर आखिर तुम्हारी ये खामोशी का वजह क्या है? क्या तुम मेरे जैसे बड़े डीमन को देखकर डर चुके हो गॉड किलर? कोबरा के साइज़ में और मेरे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और चीज़ें यहाँ से अब और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी तुम्हारे लिए। तभी वेजिटो एकदम से हंसते हुए बोलता है कि तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होगी यहाँ से। तभी वेजिटो एकदम से अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उस डीमन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि क्या? वेजिटो डीमन एम्परर के पीछे चला गया रहता है। ये वेजिटो ने इतनी तेज़ी से किया हुआ होता है कि डीमन एम्परर को भी पता नहीं चलता। वेजिटो की आंखें डिमोनिक रेड होती है। वेजिटो ने बड़ी आसानी से उस डीमन एम्परर को 2 टुकड़ों में काट दिया होता है। इस चीज़ को देखकर यामुशी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन की कटी हुई बॉडी गिरने लग जाती है। उस डीमन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खून बाहर आ रहा होता है, और देखते ही देखते उस डीमन के 2 टुकड़े यामुशी के सामने गिर जाते हैं। इस चीज़ को देखकर यामुशी बोलता है कि क्या? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वेजिटो बोलता है कि अब जल्दी करो, ज़रा देखो अब कौन टाइम वेस्ट कर रहा है। यामुशी अभी भी शॉक में लग रहा होता है। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, आखिर अभी और इस वक्त क्या हुआ? कैमरा को चाहे तुमने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, तुमने अपने बेस फॉर्म में ऐसा कैसे किया? क्या तुमने अभी अभी वही किया जो मैं अभी देख रहा हूँ? आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है तुम्हारे पावर लेवल के साथ वेजिटो? शायद वेजिटो लूसीफ को हरा सकता है। तभी यामुशी एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि ज़रा रुको, आखिर इस कॉप्स का क्या किया जाए?
तुम्हें इसे भी ऑब्जर्व करना होगा इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो और भी कुछ करो। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे इस तरीके के वीकलिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो भी तब जब तुमने देख लिया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे बॉडी को उस कमज़ोर की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं करूँगा। तभी वेजिटो एकदम से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। वैसे ही वेजिटो बोलता है कि मुझे लेक्चर देने की कोशिश भी मत करना यामुशी, मैंने ऑलरेडी सारी अनवांटेड चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और मैं ये दोबारा करूँगा। वहीं पर दूसरी तरफ यामुशी अपने मन के अंदर सोचता है कि कोई लेक्चर नहीं, हाँ तुम फिर से बेवकूफ़ी कर रहे हो अपना दिमाग लगा के। मैं यहाँ पर तुमसे पहले भी आ चुका हूँ और मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर तुमसे पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हारा ये घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम फिर से वो पहले वाले वेजिटो नहीं रहे और तुम फिर से लूसिफ के प्लान का हिस्सा बन रहे हो और इस बार मुझे ये करने से तुम्हें रोकना ही होगा और मैं ये ज़रूर करूँगा। तभी यामुशी उस कॉप्स की तरफ अपना हाथ पॉइंट करता है। यामुशी बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा वेजिटो, तुम्हें इसके पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा और तुम्हें इस पावर को वेस्ट करता देखूँगा। इस चीज़ के लिए तुम एक दिन मेरा शुक्रिया अदा ज़रूर करोगे बच्चे। तभी यामुशी एकदम से बू के मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और उस एम्परर की बची कुची बॉडी को चॉकलेट बार में कन्वर्ट कर देता है। तभी यामुशी एकदम से उस चॉकलेट बार को पकड़ के खाने लग जाता है। तभी एकदम से यामुशी को गॉड किलर की आवाज़ सुनाई देती है। वेजिटो बोलता है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम यामुशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामुशी की आंखें रेड हो चुकी होती है। यामुशी बोलता है कि मैं आ रहा हूँ वेजिटो, एंड देखने से ऐसा लग रहा होता है कि डिमोनिक एनर्जी का असर होने लगा है यामुशी के ऊपर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं। गोकू का हाथ हिल रहा होता है। गोकू को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। जैसे ही गोकू को होश आता है वैसे ही गोकू अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस तरीके का प्रेशर मैंने तब फील किया था जब मैंने कायोकेन का इस्तेमाल किया था। लगता है कि ये उस सेरिफिम फॉर्म की वजह से ही हुआ है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वेजिटो इसका इस्तेमाल इतने आसानी से कर पाता था। गोकू अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, मेरे पास काफ़ी सारा एनर्जी आ चुकी थी। जैसे ही मैं उस सेरिफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ वैसे ही मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा की ही मेरे आँखों के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि सेरिफिम स्टेज 2 से भी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है इस फॉर्म में। लगता है अगली बार मुझे इसके ऊपर काम करना ही होगा, पर इससे अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एनर्जी अब पूरी तरीके से जा चुकी है। मुझे जल्द से जल्द सेंसर बीम लेना ही होगा। मुझे पता है कि मेरे एक क्लोन के पास बहुत सारे सेंसर बीम पड़े हुए हैं, पर वो कौन सा वाला क्लोन है मुझे पता नहीं। लगता है मुझे फिर से अर्थ पे जाना ही होगा वापस। जैसे ही गोकू वहाँ से जाने वाला होता है वैसे ही गोकू को एकदम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ और किसी की नहीं, ये आवाज़ होती है डीमन एम्परर फ्लेम की। फ्लेम अब भी ज़िंदा होता है। फ्लेम को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या तुम वो नहीं हो जिसको वेजिटा ने हरा दिया था? तुम्हारी बची हुई बॉडी तो समुंदर के अंदर चली गई थी ना, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी गोकू एकदम से फ्लेम के पास चला जाता है। गोकू बोलता है कि यहाँ से समुंदर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तुम वहाँ से यहाँ तक चल के आए थे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर काफ़ी सारा एनर्जी बची हुई थी और उस वक्त मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे हरा सकते थे और मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मुझे मार सकते थे। तो आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर तुमने मुझे जाने क्यों दिया? तभी फ्लेम बोलता है कि जाने दिया नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं करता। जब मैं तुम्हें मारने वाला था तब एक और मॉर्टल आ गया यहाँ पर और वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर था। तभी गोकू बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर? लगता है कि वेजिटा वापस आ गया था, पर यह तो काफ़ी अजीब बात है। तभी फ्लेम बोलता है कि वो वेजिटा नहीं था। तभी फ्लेम एकदम से अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि पर्पल कलर के बालों वाला कोई था वो, और ये बोलने के बाद फ्लेम एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस चीज़ को देखकर गोकू बोलता है कि फ्लेम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई आया और मुझे बचाया तुमसे, वो भी कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर जिसके बालों का रंग पर्पल था।
इसकी बातों को सुनकर इस चीज़ के ऊपर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर शायद मुझे पता है कि वो शख्स कौन है। तभी गोकू एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। गोकू सीधा टेलीपोर्ट करता है कामे के लुकआउट में। जैसे ही गोकू कामे के लुकआउट में पहुँचता है, वैसे ही गोकू बोलता है कि आखिर सब लोग कहाँ पर है, मैं किसी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इसलिए है कि मेरी एनर्जी कम हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या गोहान और डैड हार चुके हैं? क्या हम फिर से हार चुके हैं सबको? तभी गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि नहीं गोकू, ऐसा नहीं है, रिलैक्स, सब लोग बिल्कुल ठीक है। इस आवाज़ को सुनकर गोकू एकदम से पीछे पलटकर देखता है। गोकू देखता है कि वहाँ पर बुल्मा आ चुकी होती है। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें वापस ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। बुल्मा के साथ डेंडे और पोपो भी होता है। गोकू बोलता है कि बुल्मा, मैंने रियली नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मौजूद रहोगी। मैं तो कुछ पल के लिए काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि अंदर भी कुछ लोग मौजूद है, क्योंकि मैं किसी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ अभी इस वक्त। मुझे लगता है कि वो लोग खाना खा रहे होंगे, मेरे लिए भी एक प्लेट लगाओ। बुल्मा बोलती है कि ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि कब तुम्हें भूख नहीं लगती है गोकू? तुम तो हर वक्त भूखे ही रहते हो, भुक्कड़ कहीं के। तुम उन लोगों की एनर्जी को इसीलिए यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं गोकू। पर तुम चिंता मत करो, कोई बुरी चीज़ नहीं हुई है उनके साथ। दरअसल इसका ऑपोजिट हुआ था। डैड और मैंने मिलकर फिर से सेयन स्पेस स्पॉट्स बनाए और हमने इतने स्पेस स्पॉट्स बनाए जितने सेयन्स यहाँ पर मौजूद थे, और वो लोग बहुत ही जल्द तुम्हें और वेजिटा को ज्वाइन कर लेंगे और वो लोग भी तुम्हारी मदद कर पाएंगे यूनिवर्स को बचाने में। हर एक शिप के अंदर स्काउटर टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि वो शिप उन्हें उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर डीमस मौजूद है। हम लोग यहाँ पर ये खाली नहीं बैठे रह सकते थे और बाकी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर अकेले नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हमने हमारी तरफ से कोशिश की। तभी गोकू इस चीज़ को सुनकर एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि वाह बुल्मा, तुम्हें सबसे स्मार्टेस्ट वुमेन का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है, तुम सच में हो। तुमने इस प्लान में सारी चीज़ों को कवर कर लिया एक ही बार में। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी अलग अलग प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं, पर इसके ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि गोटेन को चीची ने अकेले जाने दिया, पर शायद वो सुपर सैयन है इसीलिए चीची ने ऐसा किया होगा। तभी बुल्मा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है गोकू, इस बात को याद रखना कि मेरे पास भी मेरा छोटा ट्रंक्स है और मैं उसे कभी भी अकेले जाने नहीं दूंगी। असल में हुआ ये था कि हमने कैप्सूल कॉर्प के एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से हमने हर एक फाइटर जो भी अर्थ में मौजूद है उसे एनालाइज किया और इसी एनालाइज का इस्तेमाल करके हमने परफेक्ट टीम बनाया। इस टीम को हमने हर एक इंडिविजुअल के ताकत और कमज़ोरियों को देखते हुए बनाया है। टीम 1 में गोहान और क्रिलिन है। मुझे पता है कि इन दोनों के पावर लेवल के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है, पर ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था जब वो लोग नैमिक पे थे। टीम 2 की जोड़ी इतनी भी अच्छी नहीं है, पर मैंने टीएन चार्ट्सू और किंग वेजिटा को एक ही टीम में रखा है। मुझे पता है कि टीएन को सेयन्स पसंद नहीं है, पर वेजिटा के फादर इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि टीएन उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। और टीम 3 में पिकोलो और यामचा है। पिकोलो के डर की वजह से यामचा कुछ अच्छा कर पाएगा। ट्रंक्स और गोटेन को हमने टीम 4 में रखा है बारडॉग के साथ। मुझे पता है कि गोटेन और ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर वो लोग साथ ही में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, इसीलिए मैंने उनके साथ एक मैच्योर शख्स को रखा है। और फाइनली टीम 5 में ब्रदर और सिस्टर है, जो कि है 17 और 18। ये सुनकर गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा, अभी तो बस मुझे सेंसर बिन की ज़रूरत है। बुल्मा बोलती है कि मुझे पता है गोकू। तभी बुल्मा एकदम से सेंसर बिन दे देती है गोकू को। बुल्मा बोलती है कि मैंने सेंसर बिन तैयार रखने के लिए बोला था कोरिन को। तभी गोकू एकदम से सेंसर बिन के थैले को पकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो बुल्मा, वेजिटा बहुत ही ज़्यादा लकी है। जब मैं उससे मिलूँगा तब मैं उसे ये बात ज़रूर बताऊँगा। तभी गोकू फिर से तैयार हो जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए। गोकू बोलता है कि थैंक्स सबके लिए बुल्मा, अगली बार जब हम मिलेंगे शायद तब हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तुम इस चीज़ के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। तभी गोकू एक ही फ्लैश में वहाँ से गायब हो जाता है। तभी बुल्मा एकदम से गोकू के बारे में सोचने लग जाती है।
बुल्मा बोलती है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास करना, मैं तो तुम्हारे ऊपर तब भी विश्वास करती थी जब तुम एक छोटे से बच्चे थे गोकू। जाओ और उसे हरा दो गोकू, हम सब तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, इवन वेजिटा। इसके बाद गोकू एक दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही गोकू वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है वैसे ही वहाँ के डीमंस एकदम से गोकू को नोटिस कर लेते हैं। गोकू वहाँ पर लैंड करते ही जल्द से एकदम से सेंसोर खा लेता है। जैसे ही गोकू सेंसोर खाता है गोकू एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। गोकू बिल्कुल शांत हो जाता है, गोकू की बॉडी रिकवर होने लग जाती है। तभी वहाँ पर लोअर क्लास डीमन आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जाओ और उसे हरा दो। तभी जैसे ही गोकू अपनी आंखें ओपन करता है हम देखते हैं कि गोकू की आंखें सेराफिम ग्रीन होती है। गोकू बोलता है कि क्या तुम लोग सच में तैयार हो, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो। जैसे ही वो डीमन एकदम से गोकू के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे ही गोकू अपने हाथ को मूव करके एक ही बार में सभी डीमंस को हरा देता है। गोकू ने अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके ही उन सारे लोअर क्लास डीमंस को हरा दिया होता है। गोकू जंगल में सारे डीमंस को हरा रहा होता है। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, तुम एक डीमन एम्परर ही हो, अब जल्दी से बाहर आओ, हम इस तरीके के गेम को बाद में भी खेल सकते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। इस शख्स ने एक क्रीचर को पकड़ रखा होता है। इस शख्स के हाथ में एक टाइम रिंग भी होता है। इस शख्स को देखकर गोकू बोलता है कि ज़रा रुको, आखिर तुम कौन हो। तभी गोकू देखता है कि उसके पाँव के नीचे एक शख्स का लाश आकर गिरता है। ये शख्स वही होता है जिसको कुछ देर पहले उस टाइम रिंग वाले शख्स ने पकड़ रखा था। इस चीज़ को देखकर गोकू बोलता है कि ये शख्स तो शायद एक डीमन एम्परर है, या कम से कम डीमन किंग तो होगा ही। आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। गोकू बोलता है कि ये जो कोई भी हो पर ये मारा जा चुका है, आखिर किसने हरा दिया इसे। जैसे ही उस शख्स का चेहरा रिवील होता है गोकू एकदम से उस शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि तुम। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि वो शख्स कौन था। वो शख्स था ट्रंक्स। ट्रंक्स बोलता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई सन गोकू। ट्रंक्स ने ही उस डीमन एम्परर को हरा दिया था। पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि ट्रंक्स के पास आखिर ग्रीन सेराफिम आंखें आई कहाँ से। इसका पता तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।